अयोध्या विवाद। ऐसा लगता है जैसे कि इस विवाद का न तो कोई अंत है और न ही कोई आदि होते दिखाई दे रहा। और वो इसलिए क्योंकि जब भी अयोध्या विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाती है, तमाम तरह के अलग अलग निहित स्वार्थ निकल आते हैं और हर कोई मिलकर इस विवाद के समाधान का रास्ता बंद करता दिखाई देता है। हालांकि एक बार फिर एक नई कोशिश की जा रही है और इस बार श्री श्री रविशंकर इस कोशिश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें विवादों में कितनी घिर रही हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। श्री श्री रविशंकर का कहना है कि वो सभी पक्षों से बातचीत करना चाहते हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हो चुकी है और कल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में श्री श्री रविशंकर अयोध्या मसले का हल निकाल पाएंगे, क्योंकि इसका विरोध तो खुद अयोध्या के तमाम मठों से शुरू हो गया है। यानी कि मठाधीश शायद अब अयोध्या विवाद का हल नहीं चाहते। जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश को हम लोग पालन कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी से जल्दी मंदिर बनने के लिए हनुमान जी के आदेश हो चुका है। और मैंने कहा ना कि कोई भी किसी भी स्तर पर अगर बातचीत होती है, अच्छा है, स्वागत योग्य है। आज तक जहां भी हम गए कोई स्थिति बिगड़ी नहीं है, सुधरी ही है। अयोध्या का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस विवाद का निपटारा आपसी सहमति से हो जाए, इसके लिए जी जान से कोशिश की जा रही है। इस बार इस विवाद को सुलझाने का जिम्मा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने संभाला है। श्री श्री रविशंकर अयोध्या विवाद के हर उस पक्षकार से मिल रहे हैं जो इस केस में शामिल है। रविशंकर को उम्मीद है कि उनकी पहल रंग लाएगी। आज तक जहां भी हम गए कोई स्थिति बिगड़ी नहीं है, सुधरी ही है। अगर बात उम्मीद लग रही है हमारा जी कहीं ना कहीं है, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। मीटिंग हो रही है, आप जा रहे हैं अयोध्या, 16 को अयोध्या जा रहे हैं, तो दोनों पक्षों हाँ देखेंगे, आपको बताएंगे। अयोध्या का विवाद सुलझाने के लिए श्री श्री ने कोशिशें तेज कर दी हैं। 16 नवंबर को रविशंकर अयोध्या भी जा रहे हैं। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकारों से बात करेंगे। माना जा रहा है कि मुलाकात के बाद श्री श्री रविशंकर अपना फॉर्मूला पेश कर सकते हैं। अयोध्या है, हमें उनको स्वागत है, लेकिन हम लोग अयोध्या वासी जो हैं, हम लोग ही इस बात को निर्णय करेंगे कि आपसी में बातचीत करके मंदिर को बनेगा। लेकिन ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, संवाद तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष तैयार हों। उच्चतम न्यायालय इसमें 5 दिसंबर से डे टू डे की सुनवाई करने जा रहा है। देख लीजिए, दोनों में जो भी प्रयास पहले हो सके अच्छी बात है। इसके पहले श्री श्री रविशंकर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी से मिल चुके हैं। शिया वक्फ बोर्ड इस बात के लिए राजी है कि अयोध्या में राम जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हालांकि इस बात के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी राजी नहीं है। तो वसीम रिजवी हो या कोई दूसरे लोग हों, वो किनसे समझौता कर रहे हैं ये तो वही जाने, या योगी जी जाने। पार्टीज के बगैर समझौता तो हो नहीं सकता। अयोध्या विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की ये पहल पहली बार नहीं हो रही है। इसके पहले भी इस तरह की कोशिशें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम साबित हुई है। इस बार श्री श्री रविशंकर ने बातचीत के रास्ते सुलह की आखिरी उम्मीद जगाई है। देखना यह है कि श्री श्री इस विवाद का हल निकाल पाते हैं या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके भी कान पक गए होंगे अयोध्या विवाद के बारे में सुनकर, लेकिन हम आपको यह आज बताना चाहते हैं कि दरअसल ये मामला सियासत में ज्यादा है, और वो इसलिए क्योंकि ये मुद्दा जमीन का विवाद है। इस मुद्दे पर कहीं कोई ये बात नहीं कही जा रही, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में अगर देखा जाए तो ये बात मानी गई है कि राम मंदिर के अवशेष जन्म स्थान पर मिले थे। और अब इस मुद्दे पर जो सियासत हो रही है वो ये है कि आखिरकार उस आदेश के आधार पर कहा गया था कि जमीन के 30 हिस्से बनाए जाएंगे। 2 हिस्से पहले से निर्धारित हैं, लेकिन एक हिस्सा जहां पर राम जन्म भूमि की बात कही जा रही है, जहां राम जन्म स्थान है, जहां मंदिर बनाने की बात कही गई है, वो जमीन पर मालिकाना हक किसका है ये अभी तक तय नहीं हो पाया। और ऐसा लगता है जैसे कि इस बार उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव की वजह से यह मुद्दा और गर्माता चला जा रहा है और राम मंदिर निर्माण को लेकर बातें बन रही हैं। लेकिन यह पूरा का पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है और कोई भी और सॉल्यूशन या रास्ता अभी दिखाई नहीं देता। भव्य राम मूर्ति के निर्माण का ऐलान, अयोध्या में भव्य दिवाली और अब अयोध्या से निकाय चुनावों के प्रचार का आगाज। अयोध्या बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार इसके संकेत देते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि से
अगर हमें चुनावी प्रचार की शुरुआत करने की आवश्यकता महसूस हुई है तो उसके पीछे उद्देश्य साफ है। पिछले कुछ महीनों से राम मंदिर को लेकर बीजेपी नेताओं की सक्रियता ज्यादा रही है। सबसे ज्यादा मुखर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। स्वामी कई मौकों पर कह चुके हैं कि 2019 के पहले राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। बार बार ये भी बयान दिया जा रहा है कि अगली दिवाली राम मंदिर में बनेगी। कि राम जन्मभूमि सिर्फ राम मंदिर के लाला मंदिर के लिए ही होगा और उसके लिए हमारी तारीख तर्क हमारे पक्ष में है और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी 95% हमारे पक्ष में था। सुप्रीम कोर्ट में हम जीत सकते हैं। समझौता होगा तो फिर कौन जीता कौन हारा सवाल नहीं होगा। दोनों भाईचारा में एक समाधान निकाला है। इनको भाजपा वालों को सिर्फ एक चीज आती है कि किस तरह लफबाजी करनी है और किस तरह धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करना है। सियासतदानों के बयानों के साथ अयोध्या के साधु संतों को भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का पूरा भरोसा है। अब बहुत जल्दी से जल्दी मंदिर बनने के लिए हनुमान जी के आदेश हो चुका है कि जल्दी से जल्दी दिसंबर में आपका झंडा पता लग जाएगा कि कब से मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान की सियासत में अयोध्या की ताकत से हर कोई वाकिफ है। अयोध्या का विवाद का हल कब और कैसे होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 2019 को देखते हुए एक बार फिर राम की नगरी सियासी शतरंज की बिसात बनती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। अब सवाल यहाँ पर यह उठने लगा है कि अयोध्या विवाद को सुलझाने की कोशिश जो श्री रविशंकर कर रहे हैं, क्या वाकई में उसका कोई अंत निकल सकता है? अखाड़ा परिषद और शिया वक्फ बोर्ड के बीच में सहमति बनानी होगी। शिया वक्फ बोर्ड अयोध्या के बाहर मस्जिद बनाने को तैयार है। शिया वक्फ बोर्ड अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए भी तैयार है। शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपने आप को पक्षदार बनाने की मांग की है और शिया वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन पर खुद के मालिकाना हक का दावा भी किया है, जबकि बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी और ये दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं कि जमीन है तो किसकी। अगर ये शिया वक्फ बोर्ड की नहीं है और अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास हुई तो फिर जाहिर सी बात है तकरार कहीं और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन आइए बात करते हैं गुजरात की, जहां पर सियासत भी चरम पर है और सीडी कांड भी। गुजरात की सियासत अब सीडी के आधार पर चलती दिखाई दे रही है। हार्दिक पटेल का सीडी जो जारी किया गया उसके बाद से लगातार हर तरफ से विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां इस सीडी के आधार पर हार्दिक पटेल पर आक्रमण करती दिख रही है, वहीं हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और हर कोई आज ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार गुजरात की राजनीति में 6 सीडी का क्या काम। और यही सवाल आज शायद गुजरात की राजनीति में चरम पर है। हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन से उभरे एक युवा नेता। पटेल आरक्षण को लेकर अपने आंदोलन से मशहूर हुए हार्दिक एक कथित सीडी सामने आने के बाद से कटघरे में विरोधी हमलावर हैं, तो अब हार्दिक ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। ना तो समझ सकते हैं, पूरा देश समझता है, गुजरात समझता है, यार किसी का भी वीडियो ऐसे चला दो, किसी को भी बदनाम कर दो तो ये नहीं चलता। कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर पूरा ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि हार्दिक से जनता को कैसे दूर कर दिया जाए। इतना ही नहीं, हार्दिक ने विरोधियों पर संगीन आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पाटीदार आरक्षण आंदोलन चल रहा है, उसको डैमेज करना या पाटीदारों की एकता तोड़ने का प्रयास भाजपा कर रही है और उस षड्यंत्र के हिसाब से ही ये वीडियो आया है। हार्दिक ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि इस प्रकार का भी बात हो सकता है, इस प्रकार के वीडियो भी आ सकते हैं। लोकतंत्र में हार भी होती है, जीत भी होती है, पर गुजरात में बीजेपी हार रही है, इसलिए एक बहुत ही गंदी राजनीति पे बीजेपी उतर आई है। हार्दिक के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की कि यदि उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है और वो भी भारतीय जनता पार्टी या किसी और दल की ओर से, तो क्यों नहीं ऐसा वो करते कि कचहरी का दरवाजा खटखटाएं, न्याय हासिल करें, इंसाफ हासिल करें। दिक्कत यह है कि हार्दिक पटेल गुजरात के पाटीदारों से बड़ा अपने को समझने लगे। कम से कम अपने उम्र का ख्याल रखें और जोश में होश न खोएं। ये सीडी उनकी बर्बादी का पैगाम लेके आई। कथित सीडी पर गुजरात की सियासत गर्म है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत तेज होना तय है। टीम न्यूज़ नेशन।
जहां एक तरफ सीडी कांड भारतीय जनता पार्टी और हार्दिक पटेल के बीच में गले की फांस बन रहा है, वहीं राहुल गांधी गुजरात में इन दोनों पूरी ताकत झोंक कर अपना राहुल मैजिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी अब तक 4 बार नव सृजन यात्रा कर चुके हैं। ठेठ गुजराती अंदाज का इस्तेमाल करते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, ढाबे पर खाना खाते हैं, चाय की दुकान पर चाय पर चर्चा करते हैं, कामगारों के साथ मुलाकात करते हैं, बड़े और बुजुर्गों का पैर छूते हैं, किसानों के साथ संवाद करते हैं और युवाओं और महिलाओं के साथ खूब सेल्फी खिंचवा रहे हैं। राहुल गांधी का ये अंदाज गुजरात में लोगों को बड़ा भाता भी दिखाई दे रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है राहुल गांधी का ये धरती पुत्र का नया अवतार। राहुल गांधी दरअसल इसके लिए 4 सूत्री कार्यक्रम पर आगे चल रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने जातीय कार्ड पर अपनी पूरी राजनीति को आधारित करने की कोशिश की है। पटीदार, ओबीसी, दलित, आदिवासी और वोट को एक साथ जुटाने की कोशिश की है। गुजरात में जातीय दलों की 70% के ऊपर की हिस्सेदारी है। इस जातीय आंदोलन के आधार पर निकले तमाम नेताओं को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्पेश, जिग्नेश, हार्दिक, इन तमाम लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदूवादी छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिरों का दौरा करते हैं और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि वो शिव भक्त हैं। लोगों से संवाद और जुड़ने की कोशिश राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के बीच पहुंचकर लोगों का दिल जीतने की पुरजोर कोशिश करते हैं। अलग अलग समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और हर बार एजेंडा 2019 की बात करते हैं। जीएसटी का मुद्दा बना रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा बना रहे हैं, नोटबंदी का मुद्दा बना रहे हैं। राहुल गांधी ने दरअसल वो सब कुछ किया है जो एक राजनीतिक दल अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए कर सकता है। देखिए, आप 23 तारीख के बाद देख लीजिए कि जिस तरह से राहुल जी और पूरी कांग्रेस के अंदर एक हुजूम सा आया और राहुल जी आ रहे हैं, उनके दौरे सफल हो रहे हैं और जिस तरह से लोगों का जनसमर्थन बढ़ रहा है, गुजरात की राजनीतिक हवा बदली हुई दिखती है, लोगों का मानसिक एक बदलाव दिख रहा है। न जन नेता बन पाए हैं और न राजनेता, वो मिमिक्री मास्टर जरूर बन गए हैं और उनके चलते जो है वो कांग्रेस जो है वो गुजरात में कटी पतंग बन गई है। न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, कांग्रेस तो गुजरात में कटी पतंग है। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो गई है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में घर घर जाकर प्रचार करने की कोशिश की, चाहे वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, तो कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है। न्यूज़ नेशन ने भी कांग्रेस की इस पहल का जायजा लिया और हमने समझने की कोशिश की कि दरअसल कांग्रेस कर क्या रही है गुजरात में। गुजरात में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी घर घर जाके प्रचार कर रही है। आप देख सकते हैं कि गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत यहाँ पर घर घर पहुँचे हैं। अहमदाबाद का नारायणपुरा इलाका है, यहाँ से अमित शाह ने भी अपने घर घर की प्रचार की शुरुआत की थी और वो मंदिर गए थे और कांग्रेस पार्टी भी मंदिर गए। आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत गुजरात कांग्रेस के प्रभारी, जिनके आने के बाद कांग्रेस काफ़ी संगठित दिख रही है, आज घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। 22 साल के कुशासन के बाद में इस बार आप कांग्रेस को मौका दें, सरकार कांग्रेस ही बने। राहुल गांधी के जो 4 चरण की नवसर्जन यात्रा थी, उसकी सफलता के बाद कांग्रेस को लगा कि इसी तरह का एक कैंपेनिंग है जो काफ़ी गुजरात में कारगर साबित होगा और उन्होंने अमित शाह के इलाके नारायणपुरा से ही अपने घर घर प्रचार की शुरुआत की है। घर घर कांग्रेस अभियान में हम गुजरात के 1 करोड़ घरों में जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि 1 करोड़ से ज़्यादा घरों में वो जाएगी और गुजरात कांग्रेस के लिए प्रचार करेगी और कार्यकर्ताओं को समझाएगी कि अब गुजरात के विकास के लिए कांग्रेस ही एक बेहतरीन ऑप्शन है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। रही जरा दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ की आबो हवा में तो कुछ जहर ऐसा फैला है कि अब सांस लेने का भी मन नहीं करता। अब ऐसी स्थिति में दिल्ली की सरकार वाकई में जनता की फिक्र तो कर नहीं रही, न जाने वो क्या करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के आसमान में स्मॉग है, लेकिन दिल्ली की सरकार आए बाएं शाएं कुछ भी करती नजर आ रही है। एनजीटी ने दिल्ली के ऑड इवन फॉर्मूले पर अगर बंदिशें लगाई तो दिल्ली की सरकार ऑड इवन फासले को लागू नहीं कर पाने की गुजारिश करती बार बार दिखाई दे रही है और फिर केजरीवाल सरकार एनजीटी के पास पहुंचने जा रही है। हालांकि एनजीटी ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और साथ ही साथ ये भी पूछा है कि अगर आप तमाम बाइकर्स को और महिलाओं को छूट दे रहे हैं तो ये ऑड इवन का मतलब क्या है।
इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि भाई आप किस तरीके से इस पूरे काम को अंजाम देना चाहते हैं। केजरीवाल सरकार तरह तरह की दलीलें दे रही है, बसों की संख्या कम है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन केजरीवाल जी ज़रा इतना बता दीजिए, जब सांस लेने के लिए हवा नहीं बची तो आखिरकार आपकी सरकार को लेकर आम जनता करे तो क्या करे, अचार डाले? एनजीटी का ये मानना है, बात सही है कि जो आजकल का दूषित माहौल है उसमें अपनी तो जो मुश्किलें हैं वो तो है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में छोटे बच्चे, बढ़ने वाले बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो स्कूल जाते हैं उन्हीं को जो इतनी तकलीफ होती है, और ये जो डिजीजेज हैं वो जिंदगी भर साथ में रहेंगी। 20-22 साल की अगर उम्र पे बच्चों को लंग डिजीजेज हो जाएंगी तो क्या होगा? आफ्टर ऑल आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट तो बच्चों की सेहत है, हमारे से ज़्यादा ये बच्चों की सेहत का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पराली की वजह से ये इतना इफेक्ट दिल्ली में स्मोक जो आता है वो चारों तरफ से हरियाणा, पंजाब और यूपी और दिल्ली के चारों तरफ लगभग 4000 ईंटों के भट्टे हैं और बहुत सारी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं उन पे भी लगाम लगाने की जरूरत है। जब दलीलें नहीं होती तो आदमी दूसरे को दोष देता है और दिल्ली सरकार तो इसमें माहिर है। दिल्ली की हवा में सांस लेने का मतलब है मौत को आमंत्रण देना। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में स्मॉग का अटैक इस तरह से नजर आ रहा है, लेकिन एनजीटी के आदेशों की धज्जियां दिल्ली सरकार के विभाग कैसे उड़ा रहे हैं, जरा ये देखिए। ये आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर नरेला के खामपुर गांव में सड़क बनाने के लिए अतिक्रमण हटाए जाने का सिलसिला। लेकिन पहले जरा ये देखिए कि धूल का गुबार कितना जबरदस्त है। इसकी चिंता किसी को नहीं है कि ये धूल दिल्ली के प्रदूषण को और बढ़ा रही है। नेशनल हाईवे के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन हर कोई मुंह पर रुमाल डाले बैठा है। हमें तो ड्यूटी लगाई गई कि आप यहाँ पर सुपरविजन कीजिए, बाकी जो मेन अप्रूवल है वो NHAI के पास है। अब एनजीटी की रिपोर्ट के बारे में पोल्यूशन का तो बहुत सारा मतलब है नहीं। अब मकान को तोड़ना है, थोड़ी दीवार जिसमें बहुत सारा होता तो है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत धूल निकल रही है इसमें से, पानी में डल जाएगी, कल अभी डल जाएगी। तो कहते हैं ना, राम को दुनिया भर में लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन बगल में है, लेकिन कोई देखता नहीं है। यही हालत दिल्ली की है, कोई समझता नहीं, कोई जानता नहीं, हाँ बस बातें पर बातें। और आइए जरा आपको दिखाते हैं कि हमारे जेल में अगर आप वीआईपी हैं तो आपको कितना अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। आपकी तमाम सहूलियतों का ध्यान रखा जा सकता है, ज़रूरतों का ध्यान रखा जा सकता है, आपका मसाज हो सकता है, आपके पैर दबाए जा सकते हैं, आपको खुलेआम घूमने की छूट दी जा सकती है, आपको हाथ हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना जेल के किसी भी अनुभव के साथ बड़े मस्ती से रह सकते हैं, लेकिन आप कैदी हैं। हाँ, बस इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको गुरमीत राम रहीम बनना पड़ेगा। आइए आपको दिखाते हैं गुरमीत राम रहीम की जेल की जिंदगी की असलियत। क्या बलात्कार के दोषी राम रहीम को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्या राम रहीम को बाकी कैदियों वाला खाना नहीं दिया जाता है? क्या राम रहीम से मिलने के लिए परिवार को ज्यादा वक्त दिया जाता है? ये सवाल उन आरोपों के बाद उठ रहे हैं जो जेल से छूटकर आए कैदी राहुल जैन ने लगाए हैं। राहुल का दावा है कि राम रहीम को जेल प्रशासन वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है और उसके लिए जेल अधिकारी विशेष गाड़ी में खाना लेकर आते हैं। उनके लिए डिप्टी अलग से अपनी गाड़ी, अंदर एक छोटी पीसीआर बोलते हैं उसको, उसमें जाते हैं, 3 व्हीलर पीसीआर, उसमें जाते हैं। बाबा को लेके, बाबा के लिए एक टिफिन लेके जाते हैं, उसमें जाते हैं लंगर में खाना लेने के लिए उनको, और खाना लेके उनका आते हैं, जाते हैं, उस टाइम बंद कर देते हैं सबको। राहुल ने यह भी दावा किया है कि जेल में राम रहीम कोई काम नहीं करता है और उससे मिलने आने वालों के लिए भी वक्त की कोई बंदिश नहीं है। हमने तो कभी देखा नहीं जी काम करते, बाकी हमें लगता भी नहीं कि वो कुछ काम करते होंगे। ना कभी किसी ने देखा, सिर्फ एक नाम है कि बाबा जेल में है, बाकी ना कभी किसी ने देखा, ना कभी कुछ है। हालांकि इस दावे को हरियाणा के जेल मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया। राम रहीम को और हनीप्रीत को कोई वीआईपी ट्रीट नहीं दिया जा रहा है। जेल मैनुअल के हिसाब से जो आम बंदी को खाना है वही खाना उनको दिया जा रहा है, अलग से कोई खाना नहीं दिया जा रहा। रोहतक के रहने वाले राहुल जैन एक केस में सुनारिया जेल में बंद थे और पिछले शुक्रवार को ही जेल से बाहर आए हैं। राहुल जैन के आरोपों में कितना दम है ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये गंभीर मामला है।
बाबा की आवभगत के आरोप हरियाणा सरकार पर पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार हमेशा इन आरोपों को नकारती रही है। लेकिन इस बार चश्मदीद ने ये आरोप लगाए हैं। इसको लेकर हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी दिखाई पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।